एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे 2019 से लेकर 2025 13 पेपर के पीवाईक्यू विद ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। पहला टॉपिक अपना आता है थर्मल पावर प्लांट। इसकी वर्किंग किस तरीके से ये काम करता है, इसका डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है वो मैं आपको यहां पे बताने आया हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ लो। यहां पे आपको दिख रहा है कोल लिया हुआ है, कोयला। चलो फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉयलर। एक सिंपली 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि यहां पे होता क्या है। बॉयलर के अंदर आपको दिख रहा है पाइप के अंदर पानी आया हुआ है। वहां पे हम कोयला लेंगे, कोयले को जलाएंगे, पानी गर्म होगा, पानी कन्वर्ट होगा इनटू स्टीम, वाफ बन जाएगा। फिर ये जो गरम गरम स्टीम है वो जाएगी हमारे टरबाइन के पंखे के ऊपर, गिरेगी। टरबाइन घूम रहा है स्टीम के वजह से। ये तुम्हारा टरबाइन है। टरबाइन जब घूमता है तो उसके पीछे का जो रॉड है, इस रॉड को शाफ्ट बोलते हैं। रॉड घूमेगा और उसके पीछे जो जनरेटर आपको दिख रहा है, जनरेटर के अंदर के जो मैग्नेट्स वगैरह हैं वो भी घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंपल बात हो गई। अच्छा, अब ये जो स्टीम है वो नीचे आएगी इस तरीके से, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर, ठीक है। अब क्या होता है, ये कूलिंग टावर, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं तो मैं लिखते जा रहा हूं, पार्ट का नाम भी बताते जा रहा हूं। कूलिंग टावर से ठंडा पानी आता है, यहां पर हीट एक्सचेंज होगा, जो स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी एंड वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ये जो ठंडा पानी कूलिंग टावर से आया वो फिर से गर्म होकर वापस ठंडा होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो गई इनटू वाटर, वापस पंप हो जाएगी इनटू द बॉयलर, एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी। पानी को गर्म किया जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, स्टीम टरबाइन को घुमाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बनते जाएगी। तो ये बेसिक आपका थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस है। एंड कोयला हमने जलाया तो जो धुआं है, ये जो स्मोक है वो इस चिमनी से निकलता है, इस चिमनी को बोलते हैं स्टैक। बस इतना अपने को थोड़ा समझ लिया हमने। अब ये एग्जाम में पूछते हैं, अब जो बताऊंगा। किधर गया पेन, किधर गया मेरा? यहां पर आपको जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आता है। वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। देखो, आपने कोयला लिया था, आपने बॉयलर के अंदर कोयले को जलाया, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। उसके बाद स्टीम टरबाइन आया, उसके पीछे जनरेटर था और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये वर्किंग का जो फ्लो चार्ट है ना, वर्किंग का, ये पूछते हैं। अच्छा, फिर स्टीम को फिर से हमने वाटर में कन्वर्ट किया, सो देयर वाज द सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग द स्टीम बैक टू वाटर। बराबर बात है, इतना अपने को याद करना है। चलो ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी थी, उसको हमने पहले जलाया तो हमें थर्मल एनर्जी मिली। फिर उस थर्मल एनर्जी से हमने स्टीम प्रोड्यूस की। स्टीम के पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, फास्ट वेलोसिटी वाली स्टीम थी वो, ठीक है। तो स्टीम के अंदर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। उसने जाके टरबाइन को घुमाया तो काइनेटिक एनर्जी किसको दिया? टरबाइन को दिया, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड बाद में पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला। तो ये अलग अलग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, from chemical energy to thermal, thermal to kinetic, kinetic in steam, kinetic in turbine and electrical energy। तो ये दोनों फ्लो चार्ट एग्जाम में पूछते हैं, दोनों फ्लो चार्ट, ये वाला और इसके पहले का। कोल लिया, बॉयलर था, बॉयलर के बाद स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक टू वाटर, ठीक है। मेरे को तो चलो लर्न है, आपको भी होना चाहिए एट दिस पॉइंट। तो ये दोनों फ्लो चार्ट सुपर इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आते हैं थर्मल पावर प्लांट में? कोयला जलाते हो धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, यही बात बतानी है। सबसे पहली बात, एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के भी अलग अलग ऑक्साइड होते हैं, ये सारी चीजें हवा में जाती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं, सिंपल। दूसरी बात, सूट पार्टिकल्स, काला काला धुआं जो होता है ना, उसमें जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं उसको सूट बोलते हैं। तो ये भी रिलीज होते हैं एनवायरमेंट में, एंड इसके वजह से दे कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह को खराब कर सकते हैं। बस इतना अपने को समझ में आ गया। ये दो तीन प्रॉब्लम अपने को लिखना है। पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया, सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बस दूसरी लास्ट बात, कोयला फॉसिल फ्यूल है, खत्म हो जाएगा, अनलिमिटेड नहीं है, बराबर। द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड, कोल, दे आर लिमिटेड, है ना। कोल जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। देयरफॉर इन फ्यूचर देयर विल बी लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। एक समय आएगा कोल खत्म होने लगेगा।
एंड उसके ऊपर लिमिटेशंस आ जाएंगे उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो ये 2-3 प्रॉब्लम अपने को इधर लर्न करना है, 3 मार्क के लिए पूछते हैं। पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, होम पेज पे थोड़ा नीचे फ्री मटेरियल आपको दिखता है। फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट के अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर दिखेगा रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। जितने भी अपने सेशंस हो रहे हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसके अलावा आप जिस किसी स्टैंडर्ड में हो, अभी आपका 10th खत्म होगा या आप अभी 10th में आए हो और पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो अपने 4 बैचेस हैं, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। इजी लर्निंग पे लाइव पढ़ाया जाता है। 9th 10th का इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम का ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट्स। एंड 11th 12th में एमएच बोर्ड के ऊपर फोकस रहेगा अपना। एमएच बोर्ड का जो साइंस होता है और एमएचटी सीईटी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, ये अपना 2025 का रिजल्ट है, इस साल का। 2 बच्चे हैं, गुंजन और वेंकटेश, 100% लाए हैं। 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया है। 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बाद में अच्छा परफॉर्म करने लगे हमारे साथ पढ़कर। हर बैच में 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th को आपको क्या क्या मिल जाएगा? लाइव क्लास मिल जाएगा जहां पे टीचर के साथ आप बात करके डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू सब्जेक्टिव। 10th में हमने 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। 11th और 12th में भी एमएचटी सीईटी का पूरा क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आईवीआर नंबर एक स्पेशल नंबर होता है जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, डायरेक्टली बात कर सकते हो, है ना। इसको हम पर्सनल मेंटरशिप बोल रहे हैं। पर्सनल अटेंशन इसको मैं कहना चाहूंगा हर एक बच्चे पे दिया जा रहा है। ठीक है, एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, मतलब एक बार आपने 10th का बैच ले लिया तो 10th से रिलेटेड अगर कोई भी दूसरा बैच आता है, लैंग्वेज का आता है या चाहो क्रैश कोर्स आ गया, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक ही बार आपको बैच ज्वाइन करना है, उसके बाद कुछ भी कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, जो है सब आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं आपको पिछले बैच की। पिछले बैच में जो भी टेस्ट दिया, नोट्स दिया, इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया, वो सब कुछ आपको खजाने में मिल जाता है। एंड एग्जाम के पहले जूम के ऊपर लाइव रिवीजन हमारा होता है। ठीक है, तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो एक बार जरूर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। यहां पर न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिजन मतलब क्या? ब्रेक करना। यहां पर हम एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालने वाले हैं। देखो, मैंने यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे चाहिए एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन फास्ट है तो वो आर पार चला जाएगा, कैप्चर नहीं हो पाएगा। मुझे चाहिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जब वो कैप्चर होगा तो ये 235 236 हो जाएगा एंड ये बन जाता है अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के बाद ये टूटेगा। टूट कर मुझे क्या बना के देता है? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। देखो, ये क्रिप्टॉन 92 और ये बेरियम 141। आपको ये पूरा डायग्राम लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर क्या पूछा जाता है वो अपन आगे पीवाईक्यू में देखेंगे। अच्छा, साथ साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके, अच्छा, एनर्जी कितनी मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद रखना है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 200 MeV। एक न्यूक्लियस टूटने पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके दूसरे 3 यूरेनियम 235 एटम को जाके मारेंगे, उनको अनस्टेबल बना देंगे, फिर वो भी ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो पूरा ब्रेकिंग का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? फिजन। यहां पर भी 3 और न्यूट्रॉन बनेंगे सब में से। तो मुझे बताओ, यहां पे 3 न्यूट्रॉन बनते जा रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ते जाएगी। स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा एंड ये बन जाएगा एक एटम बॉम्ब। इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। लेकिन इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर यूज करना है तो इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉम्ब बन जाएगा, फट जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक रिएक्टर के अंदर क्या होता है? रिएक्टर के अंदर फ्यूल एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर आपका यूरेनियम 235 का फ्यूल रहेगा। फिर बीच बीच में रहते हैं कंट्रोल रॉड। ये किसके बनते हैं? बोरॉन या कैडमियम के बनते हैं। ध्यान से सुनना, इनका काम क्या है? एक्सेस न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक कंट्रोल्ड स्पीड में चलती रहे, कंट्रोल्ड वे में चलता रहे रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सेस न्यूट्रॉन्स को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंट्रोल रॉड्स। इसके अलावा वाटर रहेगा यहाँ पे, जो क्या करता है? मॉडरेटर एंड कूलेंट का काम करता है। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम वाटर का है। एंड न्यूट्रॉन्स कैसा चाहिए? स्लो मूविंग चाहिए, तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करने का काम भी किसका है? वाटर का है। इसको मॉडरेटर बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है।
सिंपल समझ में आ गया। चलो, तो इस तरीके से यहां पे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हीट जनरेट होगी एंड ये पानी अपना गर्म होगा। अब फटाफट यहां पे क्या होने वाला है समझ लो। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बताता हूं, डोंट वरी। चलो, ये आपका रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर पानी भरा हुआ है। चलो, यहां पे एक और बॉयलर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है, बॉयलर। चलो, बॉयलर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। अब रिएक्शन स्टार्ट किया तो रिएक्टर के अंदर का, ये आपका रिएक्टर है, रिएक्टर, रिएक्टर के अंदर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर वो गर्म गर्म पानी आता है बॉयलर के अंदर, वहां का पानी, बॉयलर के अंदर का पानी अब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो, फिर वो स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम टरबाइन को जाके मारेगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर के मैग्नेट घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल बात हो गई। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्टर का पानी आया था, हीट एक्सचेंज हो गया तो अब वो ठंडा होकर वापस जाएगा रिएक्टर के अंदर, तो ये एक साइकिल बन गई यहां पे। चलो, दूसरी बात, ये जो स्टीम है इसने भी अपना एनर्जी टरबाइन को दे दिया, तो अब इसको फिर से हमें वाटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे कंडेंसर। कंडेंसर समझते हो, जहां पे स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर कूलिंग टावर आपको दिख रहा है यहां पे, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से ठंडा पानी आएगा, हीट एक्सचेंज होगी, स्टीम ठंडी होगी, पानी गर्म होगा, तो स्टीम विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर। ये पानी गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में जाएगा ठंडा होने के लिए एंड फिर इस पानी को, ये जो वाटर हमें यहां पे मिला, उसको वापस पंप किया जाएगा बॉयलर के अंदर। तो ये प्रोसेस चलती रहती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं और पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी वही करते थे, पानी को गर्म करके स्टीम बनाते थे। यहां पर भी पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे कोयले को जलाते थे, यहां पे न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल किया जाता है, फर्क इतना ही है। ठीक है, चलो, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका जो फ्लो चार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है फॉर न्यूक्लियर फिजन, उसके अंदर फ्यूल क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सिस्टम रहेगा फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, जैसा उधर एक बॉयलर था, इधर भी एक बॉयलर है, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन। बाद में आएगा स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के पीछे जनरेटर, वहां से निकलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खत्म हो गई बात। अच्छा, स्टीम को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो एक सिस्टम रहेगी फॉर कन्वर्टिंग द स्टीम बैक टू वाटर, जैसा को थर्मल पावर प्लांट में जो हो रहा था वैसा ही है, फर्क सिर्फ यहां पर है। समझ में आ रही है मेरी बात? बाकी सब सेम है, फर्क सिर्फ इधर है। इधर हम फ्यूल कोल बोलते हैं, यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके जगह पे, बस इतना ही फर्क है दोनों में। चलो, फिर यहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पे केमिकल एनर्जी इन कोल था, कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी से तुमको थर्मल मिला, सेम थर्मल से तुमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। वो आगे अपना एनर्जी किसको देगा, टरबाइन को, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, वहां से निकलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं। देखो, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट बनता है, द प्रोडक्ट्स आफ्टर द फिजन, फिजन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल, दे आर रेडियो एक्टिव एंड एमिट हार्मफुल रेडिएशन। इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको हम कहीं पे भी कचरा कुंडी में डाल नहीं सकते, इनको ऐसे बड़े बड़े ड्रम में भर के अंडरग्राउंड कहीं पे स्टोर करना पड़ता है ताकि रेडिएशन लीक ना हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनको कहीं पे भी फेंक नहीं सकते, इनको बस आप जमा कर सकते हो अंडरग्राउंड, दुनिया से दूर, लोगों से दूर रखना है, नहीं तो इसमें से रेडिएशन निकलेगा तो रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग हो जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात। अच्छा, ये तो हो गया ना। हाँ, एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल। एक्सीडेंट अगर हो गया तो लाखों लोग मर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी वेरी हार्मफुल रेडिएशन, रेडिएशन रिलीज होंगे एंड जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को रेडिएशन पॉइजनिंग होगी, टिश्यू डैमेज होगा, कैंसर होगा, धीरे धीरे करके मौत आती है, तड़प तड़प के आदमी मरता है रेडिएशन की वजह से। ठीक है, चलो फिर तीसरा बात करेंगे, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या है, देखो दो बात बता देता हूं। द टर्बाइन इज रन बाय गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर गैस से टर्बाइन को घुमाया जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस, एंड इस गैस को जनरेट किया जाता है बाय कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जलाकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस बनाई जाएगी जिससे टर्बाइन को घुमाया जाएगा। सिंस नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन एनी सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना ज्यादा इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू कोल। क्यों? बिकॉज यहां पे सल्फर नहीं होता नेचुरल गैस में एंड इससे पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। दूसरी बात,
efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा कोल जलाना पड़ता है एनर्जी बनाने के लिए, तो वहां पे एफिशिएंसी कम है। कोल ज्यादा जलाना पड़ता है, ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे नेचुरल गैस कम यूज होती है एनर्जी बनाने के लिए, तो यहां पे हम बोलते हैं कि इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा है, फ्यूल कम इस्तेमाल किया जाता है एंड एनर्जी ज्यादा बनती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको कहां लिखना है अगर पूछा कि वाई यूज ऑफ नेचुरल गैस इज मोर इको फ्रेंडली एज कंपेयर टू कोल, तो ये दोनों पॉइंट आपके आने चाहिए इधर। ठीक है, चलो एक बार इसका सिस्टम समझ लो आप फटाफट। अच्छा, ये जो पावर प्लांट है इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, तो टेक्स्ट बुक में जैसा डायग्राम दिया है वैसा अपने को करना है। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेसर होता है, उसके बाद रहेगा कंबशन चेंबर जहां पे नेचुरल गैस को जलाया जाएगा, उसके बाद गैस टर्बाइंस, एक शाफ्ट रहेगा बीच में। ठीक है, ये आपका टर्बाइन का ब्लेड आ गया, पीछे जनरेटर आ गया और वायर निकल रही है। चलो, तो क्या होता है, कंप्रेसर से हवा को अंदर लिया जाता है, एयर को अंदर लिया जाएगा, एयर को दबाया जाएगा, फिर उस कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ हम नेचुरल गैस को मिक्स करेंगे, ये अपना फ्यूल है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर प्लस नेचुरल गैस मिक्स करके उसको जलाया जाएगा इस तरीके से, एंड इसके वजह से गैस विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेचुरल गैस को जलाने से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस प्रोड्यूस होगी, उसकी वेलोसिटी भी काफी ज्यादा होगी, एंड उस गैस की वजह से गैस टरबाइन घूमेगा, टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, जनरेटर का मैग्नेट घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये कहानी होती है यहां पर, सिंपल। और यहां से जो गर्म गैसेस है वो बाहर आ जाएंगी, एमिशन ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, वर्किंग का फ्लो चार्ट एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट, ये तो अपने को करना ही है। देखो, कंप्रेसर रहेगा एयर को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, उसके पीछे क्या था, कंबशन चेंबर, उसके पीछे क्या था, अच्छा नेचुरल गैस तुम्हारा क्या है यहाँ पे, फ्यूल है। ठीक है, फिर था एक गैस टरबाइन, उसके पीछे था जनरेटर, जनरेटर से निकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्किंग समझ में आ गई? सिंपल बता रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं, पूरे सेशन का पीडीएफ तो आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, नेचुरल गैस के अंदर भी क्या है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी से हम क्या क्रिएट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे थर्मल एनर्जी से पानी गर्म नहीं किया जा रहा है, यहां पे डायरेक्टली नेचुरल गैस को जलाकर हाई टेम्परेचर गैस, हाई प्रेशर गैस प्रोड्यूस की जाती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जलने के बाद, उनके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास चली गई, टरबाइन के पास चली गई, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, फिर निकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचुरल गैस पावर प्लांट। चलो, इसके बाद बताएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब यहां पर भी बेसिक इसका मतलब समझ लो, क्या क्या यहां पे है। रिजर्वायर जहां पे पानी है, ठीक है, ये रिजर्वायर हो गया जहां पे पानी भर के रखा हुआ है। इसके बाद ये आ गया आपका डैम का वॉल, किसकी वॉल है, डैम, डैम बनाया हुआ है। इसके बाद आपको स्लुइस गेट दिख रहे हैं, मतलब वो गेट खोलूंगा तो पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस गेट को स्लुइस गेट बोलते हैं। इसके बाद पावर हाउस आ गया, उसके अंदर जनरेटर आ गया, नीचे आपको एक वाटर टरबाइन, इस टरबाइन को वाटर टरबाइन बोलूंगा। इसके पहले जो हम देख रहे थे, एक थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके अंदर स्टीम टरबाइन था। फिर नेचुरल गैस के अंदर गैस टरबाइन था, यहां पर वाटर टरबाइन है। तो अलग अलग टरबाइंस होते हैं जो अलग अलग चीजों से घूमते हैं। ठीक है, ये पानी से घूमेगा। चलो, अभी पेनस्टॉक मतलब क्या, ये जो छोटा टनल दिख रहा है जिसमें से पानी बहने वाला है, इसको पेनस्टॉक बोलते हैं। चलो, अभी रिजर्वायर में 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ज्यादातर पॉइंट बी से पानी लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलो, गेट खोला, पानी बहना स्टार्ट हुआ, बहते हुए पानी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, मुझे बताओ, रिजर्वायर में क्या था, पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी था। जब वो वहां पे रुका हुआ था तब पोटेंशियल था, जब बहने लगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, एंड उसके वजह से टरबाइन घुमा, जनरेटर के मैग्नेट घूमे एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। सिंपल बात है। चलो बताओ मेरे को, वर्किंग बता दो। वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर अच्छा, वाटर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बाद में। वाटर टरबाइन आ गया, टरबाइन के साथ जनरेटर था, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है। सिंपल आपकी वर्किंग हो गई। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी थी पानी के अंदर, फिर बहता पानी, उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, फिर वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के पास गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर आई। सिंपल। अच्छा, इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। तो एडवांटेज क्या है, फ्यूल नहीं जलता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, बराबर है। इफ देयर इज सफिशिएंट वाटर स्टोरेज, अगर आपके पास पानी है तो आप
चाहिए उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब चाहिए जितना चाहिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। पानी होना चाहिए। अच्छा, पानी अगर खत्म भी हो जाए, रिजर्वायर कैन बी रिप्लेनिश्ड। बारिश आएगी ड्यूरिंग रेनी सीजन, वापस आपका जो पीछे का रिजर्वायर है वो भर जाएगा एंड दिस विल लीड टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। सिंपल सा आपको लर्न कर लेना है। प्रॉब्लम में क्या क्या है? बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ डैम में सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स इन दैट एरिया। तो क्या होता है, जब हम समझ लो एक नदी थी, नदी के आसपास छोटे गांव थे, आपने वहां पे डैम बना दिया, तो डैम की वजह से नदी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, तो पानी पीछे की तरफ चला जाता है, जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं बैक वाटर। ठीक है, बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आपने डैम से नदी का फ्लो रोक दिया, पीछे सब पानी चला गया, पीछे के जो गांव थे, खेत थे, जंगल थे, लोग थे, घर थे, सारे डूब गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये प्रॉब्लम हो जाता है इस तरीके से। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। तो जो लोग जिनका घर डूबा, जिनका गांव डूबा, उनको आपको फिर से नया घर देना पड़ेगा, नई जगह देनी पड़ेगी। अगर उनका कोई खेत था तो नया खेत आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। दिस कैन लीड टू सबमर्ज, दिस विल ऑल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट, जंगल डूब जाते हैं, और फर्टाइल लैंड मतलब खेती वाला जो लैंड होता है वो भी काफी बार डूब जाता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या पूछा है? विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वायर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप पॉइंट बी से पानी ले रहे हो तो कितने पानी का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ, बी के ऊपर जितना भी पानी है, द एंटायर वाटर अबव पॉइंट बी के ऊपर का जो भी पानी है इन द रिजर्वायर, इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी थ्रू द पेनस्टॉक। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। दूसरी बात, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर टू टर्बाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट ए। अगर हमने पॉइंट ए से पानी लेना स्टार्ट किया, यहां से पानी लेना स्टार्ट किया, तो क्या होगा मुझे बताओ। यहां पे ऊपर कचरा वचरा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग कचरा हो सकता है, हवा आ सकती है ऊपर से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी लेस एफिशिएंट बिकॉज वाटर फ्लो विल बी डिस्टर्ब्ड बाय एयर। ऊपर से हवा आ गई, एयर बबल आ गया, एंड फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज, ऊपर अगर कुछ कचरा फ्लोट कर रहा है तो वो भी अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लेस एफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर स्टार्ट्स एट पॉइंट सी। अगर मैं पॉइंट सी से पानी लूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉइंट सी बहुत नीचे है, तो क्या होता है, वहां पर नीचे मिट्टी वगैरह हो सकती है, यहां पे सब सॉइल, कीचड़, मिट्टी, सैंड, छोटे छोटे पत्थर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी रिड्यूस्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज सिल्ट मतलब क्या, रेती, मड, मिट्टी फ्रॉम द बॉटम विल एंटर द टर्बाइन एंड डैमेज दो द प्रेशर इज हाई। प्रेशर हाई रहेगा लेकिन ये सारा कचरा वचरा आ सकता है अंदर, तो इसके वजह से भी खराब होगा। ठीक है, तो बेसिकली लेना कहां से है, पॉइंट बी से ही लेना है आपको। ठीक है, चलिए लास्ट में यहां पे बात करेंगे अपना विंड टर्बाइन, एनर्जी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। ठीक है, तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर ये आपका डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या क्या देखो, ये आपका टर्बाइन का ब्लेड, किसका ब्लेड है, टर्बाइन ब्लेड। टर्बाइन ब्लेड बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे एक छोटा वीडियो अटैच करूंगा, आपको दिखेगा, मैंने देखा था अभी रास्ते में, कितनी बड़ी होती है टर्बाइन ब्लेड, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद मैंने वीडियो लिया हुआ है ये। फिर एक शाफ्ट होता है, रॉड होता है, इसके पीछे लगेगा एक गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का काम क्या है, देखो ये जो ब्लेड होती है ना टर्बाइन की, वो धीरे धीरे घूमती है, बहुत तेज नहीं घूमती, धीरे धीरे घूमती है, तो रोटेशंस को बढ़ाना ये गियर बॉक्स का काम है। अगर एग्जाम में पूछे इनका काम क्या है, इंक्रीज रोटेशंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर पीछे एक और शाफ्ट रहेगा एंड उसके पीछे रहेगा तुम्हारा जनरेटर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस हवा आई, आपकी ब्लेड घूम रही है, ब्लेड धीरे धीरे घूमती है, गियर बॉक्स क्या करेगा, गियर बॉक्स रोटेशंस को बढ़ा देगा, रोटेशंस बढ़ जाएंगे तो जनरेटर के मैग्नेट फटाफट घूमेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल वर्किंग बता दो। विंड थी विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, हवा आ रही है विथ रिक्वायर्ड विंड वेलोसिटी। उसके पीछे आपने क्या लगाया हुआ है, सिंपल टर्बाइन लगाया हुआ है, विंड टर्बाइन, उसके पीछे जनरेटर लगाया हुआ है, वहां से निकल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हवा में क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, सीधा सीधा वो काइनेटिक एनर्जी किसके पास गया, टरबाइन के पास, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और क्या निकला पीछे से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खत्म। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल, ये चीज यहां पे हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इसके भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज, ये एग्जाम आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में पूछा है। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, हवा के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड
जनरेटेड इफ विंड इज वीक और एब्सेंट, अगर हवा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। रिक्वायर लार्ज ओपन लैंड फॉर सेटिंग अप मेनी विंड मिल, बहुत बड़ी खाली जगह चाहिए जहां पे हजारों नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ विंड मिल्स आप लगा पाओ ताकि उतनी ज्यादा एनर्जी बना पाओ, ठीक है। बहुत सारा आवाज आता है, स्पॉइल्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द एरिया, एरिया आपका थोड़ा गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है नेचुरल ब्यूटी। रोटेटिंग ब्लेड्स कैन इंजर और किल बर्ड्स, बर्ड्स मर सकते हैं। इनिशियल इंस्टॉलेशन ऑफ विंडमिल इज वेरी कॉस्टली, खर्चा बहुत आएगा, सबसे पहली बार जब हम लगाएंगे तो बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हम यहाँ पे पीवाईक्यू स्टार्ट कर लेंगे फटाफट। मुझे बताओ, ये आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो हमने पढ़ा वही है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर। फिर ये गिव रीजन दिया है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका आंसर आपको मैं आगे देता हूं, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, ठीक है। तो ये आगे बताता हूं इसका आंसर। फिर ये आपका वर्किंग है, किसका वर्किंग है, थर्मल पावर प्लांट का। फ्यूल कोल बॉयलर रहेगा, उसके आगे टरबाइन आ गया, स्टीम टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, बराबर। और ये आ गया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिली, उससे क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, फिर मिला काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल हो गया। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू, देखो एक बात बता देता हूं, सोलर एनर्जी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, आया तो ऐसा छोटा मोटा ही आता है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा ये भी बता देता हूं कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल मतलब जो सोलर सेल होता है वो डायरेक्ट करंट बनाता है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर बना के देता है आपको, ठीक है। चलो फिर क्या है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो प्रॉब्लम्स थे ना, जो हमने पढ़े कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम कहीं पे भी फेंक वगैरह नहीं सकते, तो उसका डिस्पोज करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि न्यूक्लियर वेस्ट का आप क्या करोगे। दूसरा, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ज्यादा रेडिएशन लीक हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे 2 मार्क के लिए 2 प्रॉब्लम लिखने हैं। विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, कोल का इस्तेमाल किया जाता है। राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। तो कोल वाले का 2 प्रॉब्लम जो हमने देखा, एक तो तुम्हारा पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सूट इज रिलीज्ड, उसके वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोल लिमिटेड है, कोल के जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है, तो आने वाले समय में उसके ऊपर लिमिटेशन लगाया जा सकता है। 2 पॉइंट लिख देना इधर कोई भी, ठीक है। द मशीन विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो गया तुम्हारा विंड टरबाइन, ठीक है। विंड टरबाइन हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये गिव रीजन आ गया यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ये काफी बार पूछा गया तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एंड विंड, दे आर ऑल ऑब्टेन्ड विदाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे कोई भी कोयला या कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं जलाया जा रहा है। दे डू नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन एंड दे आर इको फ्रेंडली। सनराइज, रेनफॉल, ब्लोइंग ऑफ विंड, दे आर नेचुरल फिनोमेना, है ना, ये सब नेचुरली होता है। सनलाइट है वो तो आते रहेगी, बारिश है वो भी आते रहेगी, हवा है चलते रहेगी। दिस फेनोमेना आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली हैपनिंग ऑन अर्थ। By setting up hydroelectric power plant, solar panel, windmill, we can obtain this energy continuously, uninterrupted and low cost. इनिशियली खर्चा आता है, सोलर पैनल्स का भी खर्चा आता है, विंडमिल का भी खर्चा आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डैम बनाने के लिए भी खर्चा आता है, लेकिन एक बार का खर्चा है, लेकिन बाद में जो एनर्जी जनरेशन है वो चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको कोई भी फॉसिल फ्यूल या कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है, अनइंटरप्टेड एनर्जी जनरेशन आप कर सकते हो। हेंस दिस सोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये गिव रीजन आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, ये किस चीज का है मेरे को बताओ, धुआं देख के आप बता दोगे थर्मल पावर प्लांट है ये। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड इन द अबाउट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। डायग्राम कितना यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है ना एक तरीके से। एनीवे, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन पावर प्लांट, यहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेट 1 प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बता दो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। अच्छा बाय द वे ये भी छोटी छोटी बातें हैं कि महाराष्ट्र के जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में कहां पे है, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में कहां पे है, तारापुर में है, तारापुर में एटॉमिक पावर प्लांट है, बराबर, तो ये आपको याद रखना है। फिर अंजनवेल में क्या है, नेचुरल गैस पावर प्लांट है, नेचुरल गैस पावर प्लांट। कोयना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और चंद्रपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चंद्रपुर में रहेगा थर्मल एनर्जी प्लांट, बट स्टिल लेट्स जस्ट कंफर्म। चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट है, चंद्रपुर में थर्मल। तो थोड़ा सा अपने को ये
कुछ कुछ छोटी बातें हैं जो पूछ सकते हैं। फिर ये अपना गिव रीजन हो गया। आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। ये है स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल। टेक्स्ट बुक में विंड मिल लिखा है कि विंड टर्बाइन? ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हम कभी कभी ये हो जाते हैं, नजरअंदाज हो जाती हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल है, बराबर है, स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल। चलो डायग्राम का नाम, डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही लिखना है अपने को। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट? सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाई वेलोसिटी विंड, हाई वेलोसिटी विंड लिखो या विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ऐसा भी लिख सकते हो, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। व्हाई दिस सोर्स इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली? कोई भी फॉसिल फ्यूल यहां पे जल नहीं रहा। फिर ब्लोइंग ऑफ विंड इज अ नेचुरल फेनोमेनॉन जो कंटिन्यूसली अर्थ पे होते रहेगा, सो वी कैन क्रिएट एनर्जी अनइंटरप्टेड एंड एट लो कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट हाई है लेकिन बाद में सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। राइट एनी टू एडवांटेज एंड टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो अपन ने देखा। इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एनवायरमेंट फ्रेंडली? व्हाट इज योर ओपिनियन? इधर ना देखो, आपका ओपिनियन पूछा, तो आप क्या करो, ये पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, नो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। हाउएवर, देखो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, फ्यूल नहीं जल रहा है, लेकिन कंसिडरिंग द इश्यूज लाइक माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, मतलब जो जिन लोगों का घर डूब गया उनको कहीं और जाना पड़ेगा ना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डूब गया, फर्टाइल लैंड डूब गया। एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग क्रीचर इन द रिवर, रिवर के अंदर भी बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो अफेक्ट हो रहे हैं। सो इसके आगे लिखने का कि अकॉर्डिंग टू मी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज इको फ्रेंडली बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है। इट इज लाइक हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी एक पॉजिटिव साइड तो है लेकिन एक नेगेटिव साइड भी हमें देखने मिलती है। लेकिन जो भी है, प्रॉब्लम जो है वो एक बार का है, एक बार अगर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आगे चलते हम जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने शब्दों में जो आपको फील होता है लिख सकते हो। इस पैराग्राफ का इस्तेमाल करके इंस्पिरेशन लेके वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम, चलो ये भी ठीक है। कोयना का मेरे हिसाब से 1960 है, विल हैव टू चेक 1960 है कि नहीं है। क्या है ना, ये छोटी बातें कभी कभी पूछते हैं। कोयना 1960, छोटी छोटी बातें कभी कभी पूछते हैं, बाकी ज्यादा तो देखो, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन, इसका आंसर मैं आपको आगे दे दूंगा। फिर ये वाला हमने एक्टिविटी कर लिया, ठीक है, ये हमने अभी ऑलरेडी देखा। चलो फिर आपको मैंने बताया ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर अनकंट्रोल्ड हो गया तो बॉम्ब बन जाएगा, फट जाएगा। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक यूरेनियम, it split into barium and krypton and release 3 neutron along with large amount of energy, 200 MeV. These 3 neutron can strike 3 more uranium nuclei and fission reaction continues producing huge amount of energy which can be dangerous if uncontrolled. अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। Therefore, the reaction is controlled using neutron absorbing material like boron, steel and cadmium. Boron, steel and cadmium का इस्तेमाल किया जाएगा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने, which absorb extra neutrons. The heat produced is then used for useful purpose like generating electricity. Hence, it is absolutely necessary to control the fission reaction. समझ में आ गई बात? सिंपल है। Dash is used in thermal power plant. कोल हो गया, the power available from solar cell. AC नहीं होता ना, ये फॉल्स हो गया। AC नहीं होता, क्या आता है? DC आता है। ये फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने वाली बात हो गई, ठीक है। कोल तुम्हारा थर्मल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। यूरेनियम न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। विंड काइनेटिक हो गया, विंड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया, ठीक। विच टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट लिख सकते हो। हाँ, इसमें क्या लिखोगे? पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। इसमें 2 पॉइंट लिखोगे। पहला कि सल्फर नहीं होती नेचुरल गैस के अंदर, देयर इज नो सल्फर, तो लेस पॉल्यूशन होगा, पहला बात। एंड मोर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या? यहां पे नेचुरल गैस कम इस्तेमाल की जाएगी फिर भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू कोल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो मोर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू थर्मल
पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल। ठीक है, ये 2 पॉइंट बेसिकली आपको लिखना है 2 मार्क के लिए। कंप्लीट द स्टेज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, फिर क्या था, विंड टरबाइन था, फिर क्या था, जनरेटर था, और फिर निकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतना ही लिख सकते हो। राइट द लिमिटेशंस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। इसके जो मैंने डिसएडवांटेज आपको बताया उसमें से कितने मार्क का है, 3 मार्क का है ना ये। 2-3 लिमिटेशन लिख दो, 2-3 लिमिटेशंस। कॉस्टली होता है, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है, नेचुरल ब्यूटी को खराब करता है, और इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, वो तो बोल दिया। ठीक है, बर्ड्स को अफेक्ट कर सकता है। विंड जो है वो हमेशा आपको हाई वेलोसिटी की नहीं मिलेगी, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कभी कभी कम भी हो सकता है, तो थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखोगे चलेगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ इन थर्मल पावर प्लांट द डैश इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट में द डैश एनर्जी इन कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, इधर आना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी इन कोल इज कन्वर्टेड ना। द टर्बाइन एट थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन सोलर एनर्जी, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर ये आइडेंटिफाई द रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन, बराबर है। वेयर इज द रिएक्शन यूज्ड, न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच एटम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो यहां पे आप यूज करोगे यूरेनियम 235। ठीक है, चलो। वाटर रिजर्वायर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये हो गया। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिख सकते हो आप। चलो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन से मोनोऑक्साइड बनता है, कंप्लीट कंबशन से डाइऑक्साइड बनता है, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्या चलता है, मोटर चलती है, मोटर लिख लो या कुछ और लिख लो। मैकेनिकल पे स्विंग मशीन, बाइसाइकिल। थर्मल पे क्या चलता है, एक स्टीम इंजन, आपने सुना है स्टीम इंजन, थर्मल एनर्जी पे चलता है वो। सोलर कुकल, सोलर हीटर, ये किस पे चलता है, सोलर एनर्जी पे चलता है। ठीक है, एक एक पॉइंट लिख लिया हमने ये। फिर ये अपना ऑलरेडी देखा हुआ है, स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, उसका अपने को ड्राइंग बनाने का। एट विच प्लेस नेचुरल गैस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, अंजनवेल। ठीक है, हाउ इज पोल्यूशन रिड्यूस्ड इन नेचुरल गैस पावर प्लांट, तो वो 2 पॉइंट लिखने का। एफिशिएंसी ज्यादा है, सल्फर नहीं है, तो लेस पोल्यूशन होगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, तो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, पूरा लिख लो उधर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसे लिख दो, सोलर एनर्जी पावर प्लांट पूरा लिख लो। चलो ठीक है, सोलर एनर्जी पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोसेस, क्या है ये, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। ठीक, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये हो गया। ऑब्जर्व द डायग्राम। चलो, विच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। सोर्स क्या है, नेचुरल गैस। व्हाट इज मोर इको फ्रेंडली, पावर जनरेशन फ्रॉम कोल और पावर जनरेशन फ्रॉम अलावा। ठीक है, लिख लोगे ये। बस इसी के साथ यहां पे अपना अलावा का मतलब क्या है कि कोल और नेचुरल गैस को कंपेयर किया है, तो नेचुरल गैस ज्यादा इको फ्रेंडली है। क्यों इको फ्रेंडली है, सल्फर नहीं होता है, ज्यादा एफिशिएंसी होती है, वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है, बस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। सारे पीवाईक्यूज हमने देख लिए, काफी सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन है जो अलग आते हैं, यूनिक होते हैं, काफी सारी चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो बैच के रिगार्डिंग कुछ भी है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।